Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So we are continuing with chemical thermodynamics series और हम अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जंप कर रहे हैं. ओके हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड किया है. ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे. देखिए हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ये चीज ऑलरेडी बता दी थी कि सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये लॉ जो है हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बताता है. फर्स्ट वीडियो में आपने ये चीज भी पढ़ी थी कि जैसे अगर हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बहुत इजीली हो जाता है. ठीक है, बट वेरएस अगर आप हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है. इसको आप करने के लिए आपको कुछ जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल फैक्टर्स की. ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने यही बताया कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो इट विल मूव टुवर्ड्स रैंडम वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. लाइक वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे है, बहुत बार हमने अभी पढ़ा है, और हीट जो है वो एक रैंडम वे ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है. तो रैंडमाइज होना हमारा सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम रैंडमाइज होना चाहेगा, वेरएस हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइज होना नहीं चाहेगा. यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी शुड बी. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें हमारा मेन काम, देखिए ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इससे तो हमको कुछ लेना देना नहीं है. हमारा मेन काम है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, और हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेजरली यही चीज को पढ़ेंगे कि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कैसे करें. देखिए सबसे पहले तो ये कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी इजाजत नहीं देगा. वो कहेगा कि अगर आपको ये प्रोसेस करना है तो ये नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली तो ये नहीं होगा. ओके, नेचुरली ये प्रोसेस नहीं होगा. ये सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमको बहुत कई बार बता चुका है. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इंजन की. ठीक है, और इसे हम बोलेंगे हीट इंजन, क्योंकि हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे. तो हमें एक हीट इंजन के लिए में हमारी जो पहली वीडियो है सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में, वो हीट इंजन के ऊपर बेस्ड है कि हीट इंजन हम कैसे बनाएं और कैसे हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करें. ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव है इस पूरे लेक्चर का और सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने का. ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि हमको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि हमारी एनर्जी कहीं और वेस्ट ना हो. ठीक है, हमारे पास केवल हीट और वर्क ही हो एज अ एनर्जी, बाकी कुछ एनर्जीज ना हो. मतलब हीट और वर्क जो है वो तो एनर्जी बढ़ाने या कम करने का एक सोर्स है. ठीक है, बस केवल हमारे पास यही प्रोसेस होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. जैसे सपोजली अगर हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो तब हीट भी है और वर्क भी है कि अगर किसी की इंटरनल एनर्जी आपको चेंज करनी है तो या तो आप हीट से कर सकते हैं या वर्क से कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपने यहाँ पर इंजन को वर्क और हीट के बीच में फ्लक्चुएट करवाना है कि जितना हम हीट दें वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए. तो सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पर करनी होगी, मतलब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वर्क, हमारा मेन मोटिव ये है कि मैक्सिमम वर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाए हीट, सॉरी मैक्सिमम हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाए वर्क में. हमारा काम ये है. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम हीट को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसे वर्क के इक्वल आएगा, ये आएगा डेल्टा यू माइनस वर्क. ठीक है, तो अगर हम हीट और वर्क के फॉर्म में यहाँ पर खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हमारी इंटरनल एनर्जी को हमको जीरो करना होगा. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारे इंजन को बनाने की, सबसे पहली रिक्वायरमेंट. क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं. हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में बात नहीं करना चाहते. जितनी हमारी हीट गई वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, हमारी हीट इंटरनल एनर्जी मत ना बढ़ाए. ठीक है, ये हीट जो है वो क्या कर सकती है, वो वर्क भी कर सकती है, और ये जो हीट है वो हमारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा भी सकती है. ठीक है, पर हमारा मेन ये है कि इसको ना बढ़ाए, काम करे केवल, हमारी एनर्जी को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, हम जो हीट दें वो काम करे केवल. तो पहले रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी एनर्जी ना बढ़े, सॉरी इट इज इक्वल टू जीरो, हमारी एनर्जी ना बढ़े. ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है. तो इसके लिए क्या करना होगा, तो अगर आपके माइंड में आ रहा है कि अगर हम स्मॉल ही देखें कि डी यू जीरो करना है, तो हम इंस्टेंटली क्या बोलेंगे कि हाँ, हमारे माइंड में इंस्टेंटली आया कि हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस ले लीजिए आप. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस ले लीजिए.
पर क्या ये लेना ठीक है? नहीं, ये लेना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए du 0 तभी है अगर हमने आइडियल गैस ली है। ये चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, हम अभी जनरलाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, कि हम जनरल एक हीट इंजन बना रहे हैं। तो अगर हम आइडियल गैस लेते तब तो du 0 था, ठीक है, बट हमारा जो सिस्टम है वो आइडियल नहीं है। हम आइडियल, जरूरी नहीं है कि हम आइडियल के लिए पढ़े, हम बाकियों को भी उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, बाकी रियल गैसेस को भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये कि आइसोथर्मल वाली तो हटा दो कि केवल एक आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिया और हमारी बात बन गई। नहीं, हमें क्या करना होगा, इसको जीरो करने के लिए हमको साइक्लिक प्रोसेस लेना होगा। क्यों? अब हमें ये चीज तो क्लियर है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो तो है एक स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, अगर आप यहां से किसी दूसरी इंटरनल एनर्जी में गए, तीसरी में गए, फिर वापस इसमें आए, तो अल्टीमेटली साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो अल्टीमेटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, ये हमें पता है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो, वही फर्स्ट लॉ भी बोलता है। तो इसीलिए हम, हमारा सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो प्रोसेस हो वो साइक्लिक हो, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हीट और वर्क में कन्वर्जन हो, ठीक है। पहली बात तो ये, मैक्सिमम करने के लिए हमको साइक्लिक लेना पड़ा, w 0 हो जाएगा। सेकेंडली, मैक्सिमम करने के लिए एक चीज क्या करनी पड़ेगी हमको, हमें जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज आपने देखी होगी कि हम जब रिवर्सिबल वे में अपना काम करते हैं तो हमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है। रिवर्सिबल वर्क में मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है। अब आप बात बोलेंगे कि सर रिवर्सिबल कंप्रेशन में तो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है, पर हमने ये भी साथ साथ पढ़ा है ना कि हमारा जो वर्क है वो वेस्ट हो जाता है कंप्रेशन में। तो इसीलिए हम मतलब इरिवर्सिबल कंप्रेशन में अगर बात करें, इरिवर्सिबल कंप्रेशन में हमारा जो वर्क सबसे ज्यादा होता है, और एक्चुअली बात ये है कि उसमें हमारा वर्क वेस्ट हो जाता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि वर्क वेस्ट ना हो, हम चाहते हैं कि हमें वर्क मिले और मैक्सिमम वर्क मिले। तो मैक्सिमम वर्क मिलने के लिए हमको रिवर्सिबली अपने सिस्टम को लेके जाना पड़ेगा। तो दो कंडीशंस हमने लगाई हैं, ये मस्ट कंडीशंस है, ठीक है, कि हमारा प्रोसेस हो साइक्लिक, प्लस हमारा जो प्रोसेस जितने भी हों उस साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी हमारे 1 स्टेप से 2 स्टेप से 3 स्टेप से, 1 स्टेप तो नहीं हो सकता साइक्लिक, 2 स्टेप से 3 स्टेप 4 स्टेप्स हैं वो हो रिवर्सिबल, ठीक है। अब हम आते हैं कि एक सबसे ऐसा इंजन या फिर ऐसा साइकिल जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे और जिस साइकिल के बदौलत हम मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन, ठीक है। हम इस तरह का इंजन बनाएंगे। तो कार्नोट ने क्या किया, ठीक है, कार्नोट ने किया कि प्रोसेसेस लिए, ठीक है। पहला प्रोसेस लिया कि हमारा मतलब 4 प्रोसेसेस लिए, क्योंकि साइक्लिक करना था तो हमको प्रोसेस लेने पड़ेंगे, 2 से ज्यादा बनेंगे, 2 से कम तो नहीं बनेंगे, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसने चार प्रोसेस लिए, ठीक है, ठीक है। 2 सिस्टम्स लिए, मतलब एक लिया सोर्स और एक लिया सिंक। इसका टेम्परेचर था T2, हायर टेम्परेचर पे लिया, और इसको लोअर टेम्परेचर पे लिया, ठीक है। ये सब उसने किया, ठीक है। अब क्या किया, यहां पर जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा सोर्स का है, ये हमारा सिंक का है। पहले प्रोसेस में क्या किया उन्होंने, पहले प्रोसेस में उन्होंने आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर सेम रखा, यहाँ पे टेम्परेचर सेम रखा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस में क्या किया एक्सपेंशन बट एडियाबैटिक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने आप सिस्टम को वापस इनिशियल इंटरनल एनर्जी पे लेके आना है। तो क्या करेंगे, फिर हम करेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन और करेंगे फिर ये एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। उन्होंने इस तरह के सिस्टम बनाया, ठीक है, ये पी वर्सेस वी, ठीक है। इस तरह का उन्होंने एक सिस्टम बनाया, 4 प्रोसेसेस लिए। अब मैं रिवर्सिबल नहीं लिख रहा हूं, पर ये चीज मान के चलनी है कि हर प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है। क्यों? रिवर्सिबल वर्क प्रोसेस में हमें पता है कि मैक्सिमम वर्क हमें मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम वर्क के लिए रिवर्सिबल कर रहे हैं, इसका रीजन है कि रिवर्सिबल क्यों है, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें हमने क्या किया, हमने 2 प्रोसेस लिए एडियाबैटिक और 2 प्रोसेसेस लिए आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि इन प्रोसेसेस में हमारी हीट एक्सचेंज हो सकती है, और जो एडियाबैटिक है वहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होगी, वहां टेम्परेचर चेंज होगा। अब देखिए हमारा जो टोटल वर्क है
अगर आप वर्क की बात करेंगे तो हमारा जो टोटल वर्क हुआ है यहाँ पर, जिसको मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी। तो वर्क ए बी सी डी क्या होगा कि इस ए बी प्रोसेस में क्या हमारा वर्क हुआ, प्लस प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। सभी प्रोसेस में हमारा वर्क किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि क्या क्या हमने वर्क किया है। अभी देखिए, जब हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो हमारे पास दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस ये है और हमारे पास दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस एक तो एक्सपेंशन का है और दूसरा हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है कंप्रेशन का, ठीक है। ये हमारी वर्क है टोटल, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या किया, हमने किया हीट, क्योंकि ये तो हीट इंजन है तो हमारे पास हीट भी है। तो टोटल हीट जो होगी, अगर हम बात करें टोटल हीट की, पहले प्रोसेस में हीट आएगी, जरूर आएगी, तो क्यू ए बी। अब सेकंड प्रोसेस देखिए एडियाबैटिक है तो हीट यहां पर नहीं है। थर्ड प्रोसेस में भी हीट आएगी प्लस हीट, ये हो जाएगा सी डी, ठीक है। अब एक चीज और देखिए कि इस प्रोसेस में अगर सपोज करके मैंने हीट दी है तो वहां पर तो मैं उल्टा डायरेक्शन में आ रहा हूं ना। एक डायरेक्शन में मैं आ रहा हूं एक्सपेंशन, दूसरे डायरेक्शन में आ रहा हूं कंप्रेशन। तो सपोजिटली एक डायरेक्शन में अगर हीट हमें दी है तो दूसरी डायरेक्शन में हीट मुझे मिलेगी हमेशा। ये चीज ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है कि अगर मैंने इस प्रोसेस में एक्सपेंशन के दौरान हीट दी थी तो मुझे कंप्रेशन के दौरान हीट ऑब्टेन होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ए बी, इसका साइन में रिवर्स कर रहा हूं, माइनस क्यू सी डी। इसका मतलब देखिए, इसका एक बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस, यानी कि अपने सिस्टम में अपने इनिशियल स्टेज में वापस आने के लिए जब मैंने कुछ हीट दी, मतलब हमने कुछ हीट दी थी कि भाई इस हीट को अब वर्क में कन्वर्ट करके मुझे दो, और उस सिस्टम में वापस आने के लिए मुझे कुछ हीट जो है वो वापस मिल गई। मतलब मैंने कुछ हीट दी, सपोजिटली मैंने 10 जूल हीट दी, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं कि 10 जूल हीट दी। तो ड्यूरिंग दैट साइक्लिंग प्रोसेस इसमें से मुझे चलो 3 जूल हीट वापस मिल गई, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, जनरल मान के चल रहा हूँ, लेमैन में बोल रहा हूँ कि अगर मैं 10 जूल हीट दी थी तो एक्चुअली में 3 जूल हीट जो है वो मेरी वापस मिली, यानी कि 10 में से 3 जूल की हीट तो मेरी वेस्ट ही हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बेस्ट भी लेके चलूं, अपनी आइडियल गैस भी लेके चलूं, तब भी मैं कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं हीट दे रहा हूं उसका कुछ अमाउंट ऑफ हीट, इसको भी बाद में देखेंगे, जो मैं हीट दे रहा हूं इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। जो मैंने हीट दी, मतलब हीट जो मैंने दी है, ठीक है, उसकी कुछ अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ हीट आई रिसीव बैक, ठीक है। व्हाट डज मीन कि जितनी भी मेरी हीट मैं दे रहा हूं सभी की सभी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है, प्रोसेस ही साइक्लिक है, ठीक है। इस प्रोसेस में हमको आइडियाबैटिक, ये जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस लाई उसकी वजह से हम हीट कुछ वापस मिल गई, इसीलिए हमारी सभी की सभी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाई, यानी कि इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं है। ये चीज और क्लियर होगी कि जो हमारा कार्नोट इंजन है इससे ही क्लियर होगी। कार्नोट इंजन जो है हमारा, और ये बेस्ट इंजन है, ठीक है, इज नॉट 100% एफिशिएंट, ठीक है। इसकी जो एफिशिएंसी अगर 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 से कम है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 1 से कम है, ठीक है। ये चीज देखनी होगी, ठीक है, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफिशिएंसी हम किस तरह से देखेंगे, एफिशिएंसी तो हमारी यही है ना कि भाई हमको कितनी, चलो ये चीज बाद में, एफिशिएंसी की बात हम बाद में करेंगे, सेकंड वीडियो में करेंगे, बट हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमारी जो कार्नोट इंजन है वो 100% एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जितनी हमने हीट दी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमें वापस उठनी होगी। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि ठीक है सर, ये आपने जो प्रोसेस ही ऐसा किया था, आपने प्रोसेस ही आइसोथर्मल लिया था तो आपको तो हीट ऑब्टेन होगी। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या कीजिए, आप मुझे बोलिए कि सर आप ऐसा प्रोसेस लीजिए मत, 4 प्रोसेस ऐसे मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, साइक्लिक चाहिए आपको तो साइक्लिक के लिए क्या करें, आप 2 प्रोसेस ले लो यार, 4 प्रोसेस जरूरी लेने हैं, ठीक है। मतलब सेम पे मत रखिए इसको, ऐसे रखिए इसको, ठीक है।
एक बार ए से बी में गए तो फिर दूसरे स्टेप में बी से ए में आ गए, 2 स्टेप ले लिए। बात हमारी वही होगी कि साइक्लिक प्रोसेस है, जिसका मतलब इस प्रोसेस के लिए भी हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो 0 है। ठीक है, तब भी हमारा काम हो रहा है। रिवर्सिबल ले लीजिए दोनों प्रोसेस को। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं। देखो कंस्ट्रेंट क्या है कि सबसे पहले ये है कि हम प्रोसेसेस या तो आइसोथर्मल ले सकते हैं, एडियाबैटिक ले सकते हैं। ठीक है, अब सपोजिटली मैंने दोनों प्रोसेस एडियाबैटिक ले लिए, एडियाबैटिक ये भी ले लिया और एडियाबैटिक ये भी ले लिया, तो तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा कि एडियाबैटिक ले लिया, अब तो मैंने दोनों प्रोसेस में हीट दी ही नहीं और ना ही दी, तो ये भाई साहब ये तो हीट इंजन है ही नहीं। हमारा काम क्या था, हीट इंजन बनाना ना। तो अगर दोनों प्रोसेस एडियाबैटिक हैं तब तो वो हीट इंजन ही नहीं है, क्योंकि हम हीट दे ही नहीं सकते। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस तो होना ही चाहिए जिसमें आप हीट दे सको। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे इसको मानना मैंने P1 V1 P1 इनिशियल, और ये माना मैंने P2 V2 T2। ठीक है, अब हम क्या करें, ठीक है एक प्रोसेस को एडियाबैटिक रहने देते हैं और एक प्रोसेस को हम लिख देते हैं आइसोथर्मल। अब देखिए इसका भी रीजन है। रीजन क्या है कि हमारा यहाँ पर ये आइसोथर्मल होने की वजह से हमको हीट वापस मिल गई। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था COD, उसकी वजह से हमें हीट वापस मिली और हम कह रहे हैं कि हमारे इंजन की एफिशिएंसी कम होगी। तो साहब आप एक काम कीजिए, आप प्रोसेस को एडियाबैटिक कर दीजिए। ठीक है, हीट यहाँ से आपको वापस मिलेगी ही नहीं, आपने जो हीट दी वो उसी से वर्क हो जाएगा। बट यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या है, जब आप P1 V1 से P2 V2 गए तब तो आप आइसोथर्मली गए। अब आप जब P2 V2 से वापस P1 V1 आ रहे हैं तब आप एडियाबैटिकली आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब देखिए इसका कंस्ट्रेंट क्या है, आइसोथर्मली गए तो यहाँ से P1 तो T1 ही रहेगा। ठीक है, तो ठीक है टेम्परेचर वैसा है। बट जब आप यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, मतलब कंस्ट्रेंट यहाँ पर T1 के भी है, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो हमारे तो सिंक और सोर्स अलग ही है, मतलब एक ही चीज है, तब तो काम वैसे भी नहीं कर सकते। पहली कंस्ट्रेंट तो यही आ गई कि एक ही प्रोसेस को आइसोथर्मल और दूसरे प्रोसेस से एडियाबैटिक लेकर आप काम कर ही नहीं सकते। सपोजिटली आपने किया भी, तब क्या होगा कि जो ये एडियाबैटिक प्रोसेस से आप जा रहे हैं तो आपको जो टेम्परेचर है वो वापस T1 ऑब्टेन नहीं होगा। आपको T1 टेम्परेचर कभी भी ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल के लिए तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और हमने पढ़ा है कि एडियाबैटिक के लिए PV रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट है। अब ये दोनों जो है वो रिवर्सिबल के लिए है, क्योंकि हम पढ़ ही रिवर्सिबल के लिए रहे हैं, ये चीज पूरा ध्यान से रखना। तो ऐसा सिस्टम बनाना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, सेकेंडली ठीक है इम्पॉसिबल है क्योंकि हम वापस अपने सिस्टम पे नहीं जा सकते। ठीक है, आप दोनों सिस्टम को आइसोथर्मल कर लीजिए, आप दोनों का आइसोथर्मल कर लीजिए। तो अगर हम दोनों को आइसोथर्मल करेंगे, पहली बात तो टेम्परेचर वैसा होगा। ठीक है, आप P1 V1 से P2 V2 जाएंगे। अब क्या होगा, अगर आप आइसोथर्मल ले रहे हैं तो यहाँ का जो वर्क है, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, ठीक है, बाद में हम आइडियल गैस को लेकर ही इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, सपोजिटली आइडियल गैस ही है और मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो वर्क डन जो है यहाँ पर होगा हीट के बराबर, बिल्कुल, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियल गैस के लिए, और यहाँ पर उतना ही हमें वर्क डन मिल जाएगा, उतना ही वर्क डन होगा। समझ रहे हो, इसका जो वर्क डन है AB प्रोसेस का वर्क डन जो होगा वो होगा QAB। ठीक है, माइनस साइन चलो ले लो एक बार। उसके बाद अगर हम BA प्रोसेस का लेंगे, आइसोथर्मल है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, ये चीज देखना। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस QAB, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ, दूसरी बार हमें रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे, तो अगर एक बार दी है तो दूसरी बार सेम अमाउंट ऑफ हीट हमें मिल जाएगी। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 0, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, हमने जितनी हीट दी, मतलब जितनी 10 जूल अगर अपनी हीट आपने सिस्टम को दी थी तो 10 की 10 जूल जो है आपको वापस मिल गई। तो अगर दोनों प्रोसेस ही आइसोथर्मल होंगे तब भी हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, हम उस हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी है। इसीलिए हमारा सिस्टम जो है वो मिनिमम जो है वो 4 प्रोसेसेस का होना ही चाहिए। और यही कार्नोट ने किया, उसने ऑब्जर्व किया कि भाई अगर जब तक मैं 4 प्रोसेसेस नहीं लूंगा तब तक तो मेरे को तो हीट जो मेरी है वो वर्क में कन्वर्ट होगी ही नहीं। ठीक है, 2 लूंगा, अगर 2 प्रोसेसेस लूंगा, एक आइसोथर्मल लूंगा एक एडियाबैटिक लूंगा, तो मेरे को वापस उसी लेवल उसी स्टेज पे आने में डिफिकल्टी है। दोनों का अगर आइसोथर्मल ले लिया तो जितनी हीट थी उतनी हीट वापस मिल जाएगी। दोनों को एडियाबैटिक ले नहीं सकता क्योंकि हीट इंजन है।
इसीलिए 4 प्रोसेस लो, 2 आइसोथर्मल लो और 2 एडियाबेटिक लो, हमारा काम हो जाएगा। और इसी इंजन की अब हम देखेंगे एफिशिएंसी कितनी है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप आपको समझ में आ रहा है कार्नोट इंजन के 4 साइकिल्स ही क्यों है, 2 क्यों नहीं है। एक क्यों नहीं है, क्योंकि हमको साइक्लिक चाहिए। 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जितने भी प्रोसेसेस थे हमने सभी को ट्राई करके देख लिया, 2 से हमारा काम नहीं बना, तो 4 से हमारा काम बनेगा। तो यही हमें पढ़ना है आगे कि कार्नोट इंजन जो 4 प्रोसेसेस वाला है, साइकिल तो एक ही है, 4 प्रोसेसेस वाला है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। So thank you so much for watching this video and we'll be continuing with the cycle of thermodynamics.